बेटा आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। अभी तक पीछे हम जो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं कि बैलेंस शीट एक्चुअल में हमारे लिए रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों उसकी हमें उन चीजों को बनाना पड़ता है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, नेसेसिटी क्या है, पर्पस क्या है, हमने ये सब चीजें जान ली हैं। लेकिन अब हम जानेंगे बैलेंस शीट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सर प्रिपरेशन तो हमें आती है, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में जान चुके हैं। प्रिपरेशन तो नॉर्मल सी है सर, कि ऐसे करके आपको एक टी शेप बनानी है, उसके ऊपर लिख देना है बैलेंस शीट, उसके ऊपर लिख देना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इधर आएगा आपका लायबिलिटीज, इधर आएंगे आपके एसेट्स। काम खत्म सर, इतना सा हमें बस यहाँ पर लेके चलना है। वेरी गुड बच्चे, यही है। लेकिन साथ ही साथ हमें इसके बारे में और डिटेल भी जाननी है कि बैलेंस शीट को बनाने के बहुत तरीके हैं। दो वर्ड यहाँ पे आते हैं, एक आता है ग्रुपिंग वर्ड, एक आता है मार्शलिंग वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों को हमें समझना है, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी समझना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं उठ करके, उसके लिए हमें पहले से अवेयर रहना है, जानकारी हमें पहले से रखनी है अपने पास कि अच्छा इसका मतलब होगा क्या। जैसे कि बात करें हम लोग बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड, हमें दो बैलेंसेस गिवन होते हैं, दो साइड नहीं होती, दो बैलेंस होते हैं। ध्यान रखना, मैंने मोस्टली बच्चों को देखा जब वो बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके ऊपर भी उनकी आदत हो चुकी होती है अकाउंट के ऊपर। जैसे हम लिखते हैं ना कोई भी अकाउंट, तो उसके साथ में लिखते हैं यहाँ पे डेबिट और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, तो उनकी आदत पड़ जाती है, इधर भी लिख देते हैं डेबिट, इधर लिख देते हैं क्रेडिट। या फिर मैंने उनको देखा अक्सर बोलते हुए कि ये हमारे लिए कौन साइड है, ये हमारे लिए डेबिट साइड है, लिख रहे होते हैं यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ लिख रहे होते हैं एसेट्स, लेकिन उनके जो वर्डिंग होती है वो बेटा इसके लिए यूज करते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड नहीं होती बैलेंस शीट में, ये होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड। ठीक है, ना ही कभी इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट को लिखा जाता है, ना ही कभी इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट को लिखा जाता है। दूसरी बात, अकाउंट के ऊपर आप लिख सकते हो डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इसके ऊपर लिखा ही जाता है बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट, अब जैसे कि हम बात करें, यहां बताया गया है कि बैलेंस शीट में आपको दो बैलेंसेस हमेशा पता होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करते हैं, जबकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करती है, और कैपिटल भी किसको शो करती है, क्रेडिट बैलेंस को शो करती है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, और साथ में बता दिया आपको बेटा कि इसको हम लोग कहां लिखते हैं, एसेट्स में डेबिट बैलेंस होते हैं, और डेबिट बैलेंस को हम लोग कहां लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं। वहीं दूसरा पे लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तीसरा आता है कैपिटल। कैपिटल नॉर्मली कैसे होता है बेटा, नॉर्मली इसको हम लोग क्या मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्या मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस। एंड ये क्या है, पेबल टू दी प्रोप्राइटर, ये ओनर को पे करने के लिए हम रेडी होते हैं कि चलो उसको पैसे देने, क्योंकि रीजन है बेटा, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे। और हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात समझी थी कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, ओनर अलग है और कंपनी या बिजनेस अलग है। जब ओनर अलग है, कंपनी अलग है, तो ओनर का बिजनेस के अंदर क्या चीज में हक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल में हक है, जितना उसने पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। और जो आइडिया उसने दिया उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर जो उसने आइडिया लगाए होंगे उसके बेसिस पे लॉस, तो लॉस को बियर करेगा। ये सिंपल मानते चलते हैं। वैसे ओनर उसी को मानते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाइज उसको हम लोग सेपरेट मानते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ओनर जो है बिजनेस के लिए, बिजनेस जो है ओनर को देने के लिए कितने रुपए के लिए नाइबल है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल। तो वही बात यहां पे लिखी गई है, कैपिटल अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस मींस द अमाउंट पेबल टू द प्रोप्राइटर, ओनर को कितना पैसा आप दोगे। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इट शो द लायबिलिटी साइड। ये कहां पे शो किया जाता है, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। हाउएवर इट इज पॉसिबल दैट द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, मींस टू से द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द प्रोप्राइटर। ये ओनर से पैसे लेने वाली बात है। अगर हम डेबिट पे कोई बैलेंस लिख रहे हैं, अगर मैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी चीज लिख रहा हूं तो माइनस है, और क्रेडिट साइड में कोई भी चीज लिख रहा हूं मतलब प्लस है। वो क्या है, प्लस है। तो वही बात यहां बताई गई है। एंड साथ ही साथ इट शो द एसेट ऑफ द बैलेंस शीट, और इसको हम लोग कहां लिखते हैं, एसेट साइड पे लिखते हैं, जो चीज उससे रिसीवेबल है। चल एग्जांपल के लिए ड्राइंग्स, एग्जांपल के लिए क्या है, ड्राइंग का बैलेंस हमेशा कैसा होता है, डेबिट, क्योंकि वो ओनर से चार्ज किया जाता है, तो उसको हमें लिखना तो चाहिए लॉजिकली कहां पे, उसको हम लिखते हैं एसेट साइड में। लेकिन ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करके लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सिंपल, यस सर, ओके। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं, और यही चीजें हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चेक करते हैं अपने पास। ये बेटा हमारे पास एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट है, बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप बैलेंस शीट को देख के डरना नहीं पड़ेगा, सिंपल से बना हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस शीट को हमने बनाया है, और बैलेंस शीट के अंदर हमने यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है वो सिंपल वे में लिखी है। इधर मैंने सारी की सारी लायबिलिटीज को लिखा हुआ है, इधर मैंने बेटा एसेट्स को लिखा हुआ है, एसेट्स कुछ एग्जांपल के साथ। ठीक है, यस सर। जैसे कि यहां बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा इधर कैपिटल है, तो ये कैपिटल बेटा बेसिकली यहां पे क्या है कि कैपिटल में, अब ये जो कैपिटल हमारे पास ये है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल में
मैंने पहले ऐड किया इंटरेस्ट जो मुझे साल भर में बिजनेस से रिसीव हुआ है, यस सर। फिर मैंने इसमें ऐड किया प्रॉफिट जो मुझे साल भर में बिजनेस से रिसीव हुआ है, ओके। ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। और अगर बिजनेस ने कहीं से ड्राइंग की है, अगर बिजनेस ने ड्राइंग की है बेटा, मतलब बिजनेस से ओनर ने बिजनेस से ओनर ने ड्राइंग किया तो उसे माइनस कर देंगे क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी। और इनकम टैक्स भी क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि इनकम टैक्स लगता है बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम मान के चलते हैं जो ये इनकम टैक्स भर रहा है ये पर्सन ही भर रहा होगा, मींस टू से ओनर भर रहा होगा। और ओनर ने कभी भी इनकम टैक्स अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भर रहा है, अगर वो बिजनेस का इनकम टैक्स भर रहा है तो बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं, वो उसका इनकम टैक्स है। सही है, यस सर। क्योंकि प्रॉफिट अर्न किसने किया है, ओनर ने किया है, बिजनेस ने नहीं किया। और इसी केस की वजह से हम लोग क्या मानते हैं, इनकम टैक्स क्या अपने आप पे ड्राइंग की तरह ट्रीट की जाती है। ओके सर। अब दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ओनर ने ड्राइंग की है, ओनर ने क्या किया, बिजनेस से ड्राइंग किया, तो उस केस में क्या होगा सर, ड्राइंग भी तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो भी चार्ज होगा। हाँ बेटा। और अगर इन केस प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, बिजनेस में लॉस। प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, लॉस हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो हमसे क्या करेंगे बेटा, सर प्रॉफिट होगा तो हम उसे प्लस करेंगे, शाबाश। और लॉस हुआ तो सर उसे माइनस करेंगे, वेरी गुड। बस यहाँ पे आपको उसको माइनस कर देना और जो आपके पास नेट बैलेंस होगा उसको आप बाहर दिखा दोगे, यहाँ पे जो नेट बैलेंस होगा साहब यहाँ दिखा दोगे। ठीक, ठीक है सर। अगर बिजनेस अपने पास कुछ चाहता है प्रॉफिट में से रिजर्व को निकालना, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट ओनर अपने घर तो नहीं लेके जाता। अगर लेके जा रहा तो बात अलग है, अगर नहीं लेके जा रहा है तो उसे कुछ हिस्सा वो प्रॉफिट का अपने बिजनेस के अंदर रखता है, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिजर्व बोलते हैं। सेकंड आता है लोन। अगर बिजनेस ने कहीं से लोन ले रखा तो उसको भी हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, बैंक से उल्टा आपने बेटा पैसे ले रखे हैं, तो लोन ले रखा होगा, या फिर सपोज कीजिए बैंक में ही आपके कुछ पैसे कम पड़ गए, लेकिन आपने किसी ने आपके अकाउंट में चेक सपोज कीजिए विड्रॉल के लिए लगाया है और उससे पैसे मिलने हैं। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में पैसे रखे हैं 1 लाख रुपए और आपका जो चेक है वो 1,05,000 रुपए का, तो बैंक क्या करता है उस सिनेरियो में, आपके बिहाफ पे उस पर्सन को 1,05,000 रुपए की पेमेंट कर देता है, जिसमें 5,000 रुपए कम पड़ जाते हैं। वही 5,000 रुपए आपके लिए क्या है, ओवरड्राफ्ट है। क्या है बेटा आपके लिए, ओवरड्राफ्ट है। उसे हम लोग लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं एज अ लोन। ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो लोन होता है इंटेंशनली, ओवरड्राफ्ट होता है अनइंटेंशनली, मतलब जिसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी बट किसी भी रीजन से मेरे बैंक में बैलेंस कम हो गया, जिसकी वजह से मेरे पर ओवरड्राफ्ट हो गया। देखा भी होगा आप लोगों ने कभी कभार बैंक के अंदर हमारे जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो नेगेटिव में बैलेंस आ जाता है, तो उस केस के अंदर मतलब हम ऐसा मान चलते हैं ओवरड्राफ्ट है। क्या बेटा, ओवरड्राफ्ट है, उसको लोन की तरह ट्रीट किया जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉइज के लिए उनके भविष्य के लिए कुछ पैसा निकाल के कंपनी रख लेती है उनकी सैलरी में से काट के, तो अगर उसे अपने लायबिलिटी साइड में शो करती है, रीजन क्या है, वो इंप्लॉइज का पैसा है, कंपनी का पैसा नहीं है, तो कंपनी उसको रखती है संभाल करके, ताकि जब ये आदमी रिटायर होगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये भी क्या अपने आप पे एक तरह की लायबिलिटी है। और सैलरी क्रेडिट तो आपको पता ही है, ये तो आते हैं। और फिर यहाँ पे लास्ट में आता है क्या, टोटल। लास्ट में क्या आता है यहाँ पे, टोटल। तो टोटल जो भी होगा उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है सर। फिर आता है बेटा हमारे पास एसेट्स। अब एसेट्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे पहला गुडविल। सर हमें पता है गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल सर एक तरह की टेंजिबल एसेट्स होती है ना। नहीं बेटा, गुडविल टेंजिबल एसेट्स नहीं होती है, गुडविल क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। वेरी गुड सर, हमें पता था, हम तो चेक कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांट एंड मशीनरी, फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आता है पेटेंट और ट्रेडमार्क, फिर आता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया। लोन्स एंड एडवांस अगर हमने किसी को दिए, हमने लिए होंगे तो वो तो लायबिलिटी साइड में आएंगे, पर अगर मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं उधार पे, ठीक है, मैंने किसी को लोन वगैरह दे रखा है, एडवांस वगैरह दे रखा है, उस केस के अंदर वो बेटा मेरा पैसा लौट के आएगा, मेरे एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मतलब जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक, कैश अगर बैंक में रखा हुआ है बेटा तो उसे हम लोग बोलेंगे बैंक बैलेंस। तो ये बैंक बैलेंस ना लिख करके यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कैश एट बैंक। और कैश इन हैंड मतलब आपके हाथ में कितने पैसे हैं उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं, मतलब इन हैंड हमारे पास पैसे है कितने उसको हम लोग बोलते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, यस सर। और फिर यहाँ पे भी इसका टोटल क्या होता है, और अक्सर ऐसा माना गया है डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग कि बैलेंस शीट के अंदर दोनों साइड अपना आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ये ऑलमोस्ट इक्वल ही आती है। कैसे आती है, इक्वल ही होती है। लेकिन क्या बैलेंस शीट का इतना सा फॉर्मेट हो गया खत्म, नहीं। अब बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड बताए गए हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी ग्रुपिंग और मार्शलिंग की। ठीक है, तो इसको मार्शलिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि ग्रुपिंग के बारे में और फिर बताया गया मार्शलिंग के बारे में। ग्रुपिंग क्या है बेटा, बेसिकली ग्रुपिंग मींस पुटिंग आइटम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन अकाउंटिंग हेड। सिमिलर नेचर अंडर वन
अंडर अ कॉमन अकाउंटिंग हेड, एक ही हेड के अंदर सिमिलर नेचर के बहुत सारे एसेट्स को या बहुत सारे लायबिलिटीज को एक साथ लिख देना अपना आप में ग्रुपिंग है। जैसे कि मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी लिख दिए, एसेट्स लिख दिए, ओके। लेकिन एसेट्स को मैं दो कैटेगरी के अंदर ब्रेक कर सकता हूं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को अगर मैं एक तरफ एक ग्रुप के अंदर लिख रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा हूं बेसिकली। वही बात यहां बताई गई है। ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग आइटम ऑफ अ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन अकाउंटिंग हेड, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्शलिंग। मार्शलिंग क्या बेटा, बेसिकली मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मींस प्लेसिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ईदर इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस सॉरी परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। तो परमानेंस के बेसिस पे और लिक्विडिटी के बेसिस पे। परमानेंस मतलब होता है जो परमानेंट नेचर के हैं, मतलब जो एसेट्स आपके पास पहले फिक्स्ड है और वो उसके बाद आपने क्या किया, उससे कम फिक्स एसेट, फिर लास्ट में अगले कम फिक्स एसेट, फिर अगले फिक्स एसेट्स। तो जब आप ऐसे लिखते हो तो उसको भी हम बोलते हैं यहाँ पे परमानेंस के बेसिस पे। और दूसरा क्या होता है बेटा आपका, लिक्विडिटी के बेसिस पे, कि कौन सा एसेट कितनी जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी के बेसिस पे, ठीक है, यस सर। एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शो इन एनी ऑफ टू ऑर्डर, किसी भी दो ऑर्डर में से आप किसी भी ऑर्डर में शो कर सकते हो एसेट्स और लायबिलिटी को। कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट बेसिस पे लिखना, ये इसके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ कि नहीं ऐसे ही दिखाना है, इसको आप कैसे भी शो कर सकते हो। लेकिन ये है कि अभी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें तो आपको ऐसे दिखाना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा कंपनीज की, तो कंपनियों के बेसिस पे जो कंपनीज होती हैं उन पे तो ये शेड्यूल पहले से ही लगा हुआ होता है कि आपको ऐसे ही दिखाना है, और यही चीज अपने आप में है पहले से लिखी हुई, ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के बेसिस पे हम लोग कैसे बताएंगे कि बैलेंस शीट कैसी है। एसेट्स विच आर टू बी यूज परमानेंटली इन बिजनेस आर रिटन फर्स्ट फॉलोड द लिक्विड एसेट्स, उसके बाद जितने एसेट्स हैं वो सब आपके लिक्विड होंगे। एसेट मोस्ट लिक्विड सच कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये अपने लास्ट में जाते हैं, कहां पे होते हैं, बिल्कुल लास्ट में, जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, जैसे कि कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये अपना पे क्या है, बहुत जल्दी लिक्विड हो जाते हैं। मतलब ये अपना पे लिक्विड नहीं है अपना पे, इनको हम बिल्कुल एंड में लिखते हैं। और जो हमारे पास एसेट्स होते हैं जो अपना पे कैसे परमानेंट बेसिस पे, उनको हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, टॉप पे। अगर आप देख पाओगे तो ये बैलेंस शीट में भी यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। लास्ट मैंने आपके यहाँ पे कैश को मेंशन कर रखा है, जबकि ऊपर क्या है, गुडविल। गुडविल नहीं बिकती जल्दी बेटा, ये परमानेंट है, बिजनेस के साथ जुड़ी हुई रहती है। बिजनेस जहां जाएगा वहीं गुडविल जाएगी बेटा। प्लांट एंड मशीनरी ये बिजनेस के परमानेंट एसेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो धीरे धीरे करके हम लोगों ने एसेट्स को यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी के बेस पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये अपना पे क्या एक तरीके से मार्शलिंग की है हम लोगों ने यहाँ पे भी, ओके सर। जो बात मैंने एसेट्स में बताई, सेम बात एप्लीकेबल अब लायबिलिटी में होती है। लायबिलिटी आल्सो शो अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंसी इन बिजनेस। इन दिस मेथड कैपिटल शो फर्स्ट। अगर आप परमानेंसी के बेसिस पे, तो कैपिटल बिजनेस की हमेशा रहेगी। ओनर जब तक बिजनेस रहेगा, तो मतलब जब तक ओनर है तब तक बिजनेस है, और जब तक बिजनेस तो उसकी कैपिटल भी शो होगी। तो कैपिटल हमेशा फर्स्ट पे ली जाती है। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो उसने उधार कर्जे ले रखे हैं, ठीक है, जो उसने लॉन्ग टर्म के लिए लोन वगैरह ले रखा है, वो सभी क्या है, स्टार्टिंग में होंगे। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जस्ट उसके बाद होंगी। और आपके जितने भी सप्लायर वगैरह होंगे, जो भी क्रेडिटर्स वगैरह होंगे, वो बिल्कुल लास्ट में होंगे। आप देख पाओगे ये बात भी यहाँ पे आपने मेंशन इसी प्रकार से कर रखी है, जो क्रेडिटर बिल्कुल लास्ट में दिखा रखे हैं और कैपिटल बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा रखी है, ठीक, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसका बेटा फॉर्मेट। जो चीज हमने पीछे लिखी है वो, जो चीज अभी हमने पढ़ी कि इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस सॉरी परमानेंस, ठीक है। तो परमानेंस के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट को बनाते समय आपको दो तीन चीजें और माननी पड़ती हैं, जो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे ये वाला वर्ड एज एट, ये जरूर लिखना होता है आपको, बैलेंस शीट ऑफ दिस एज एट दिस, ठीक है। यहाँ पे डेट को जरूर मेंशन करना होता है हमें, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके सर। तो ये बैलेंस शीट का हमारे फॉर्मेट दे रखा है परमानेंस के बेसिस पे। तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे तक क्या क्या मेंशन कर रखा है, सिर्फ कैपिटल है, ये अपना पे क्या है, ये कैपिटल है, ठीक। पहले हमने क्या लिखा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का पहले लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस, फिर लिखा नेट प्रॉफिट को ऐड किया, फिर ड्राइंग को माइनस कर दिया, नेट आ गया आपके पास। फिर लोन्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सिंडिकेटर्स हो गए, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे आपके एसेट्स के बारे में। एसेट्स को भी हमने कुछ इसी तरीके से मेंशन किया है। यहाँ पे आपके पास गुडविल होगी, फिर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, और लास्ट में देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमानेंट एसेट्स हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बीच में फिर उससे कम लिक्विड और उससे कम परमानेंट, पहले वाले से कम परमानेंट, लास्ट वाले से कम लिक्विड, ठीक है। तो ये बीच में आपके एसेट्स आ जाते हैं, ओके, ओके सर। ये था बेटा हमारे पास अभी परमानेंट बेसिस पे, पर परमानेंसी पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
लिक्विडिटी के बेसिस पे, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिस पे हम लोग अपनी बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। एसेट्स दैट आर मोस्ट लिक्विड आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय लेस लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स इन द लास्ट। सर ये तो जस्ट उसका अपोजिट हो गया, वही डेफिनेशन है, वही सब कुछ है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट है। बिल्कुल बेटा, और यही बात उसने पहले भी बताई थी आपको यहाँ पे कि आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। एसेट्स एंड लायबिलिटी शो इन एनी ऑफ टू मेथड, टू ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर में आप शो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही ऑर्डर में दिखाना। तो वही बात बताई गई है, अगर लिक्विडिटी के बेसिस पे दिखा दो तो पहले आपके लिक्विड एसेट होंगे, उसके बाद आपके फिक्स एसेट्स होंगे। लायबिलिटीज में भी सेम ऐसी है, पहले आपके कौन से एसेट्स होंगे बेटा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। फर्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लास्ट में कैपिटल। लास्ट में क्या है, कैपिटल है। और इसी बेसिस पे आप देख पाओगे तो बैलेंस शीट भी हमारे पास बना के दे रखी है। बैलेंस शीट भी इसी बेसिस पे बन रखी है कि कैपिटल देखो बिल्कुल एंड में दिखा रखी है इस बारी, और बाकी एसेट्स, बाकी लायबिलिटीज ऊपर दिखा रखी है। सिमिलरली आपके एसेट्स में देखो आप, जो आपके पास परमानेंट एसेट्स हैं उनको बिल्कुल लास्ट में दिखा रखा है, और जो आपके पास करंट एसेट्स हैं वो बिल्कुल टॉप पे दिखा रखा है। जो मोस्ट लिक्विड है उनको स्टार्टिंग में दिखा रखा है। तो ये किस बेसिस पे, लिक्विडिटी के बेसिस पे। ये किस बेसिस पे बेटा, लिक्विडिटी के बेसिस पे। जबकि अगर आप इस पे देखोगे तो यहां पे क्या है, परमानेंसीज की बेसिस पे। ओके ओके सर, अब हम बात करते हैं यहां पे लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ओके सर, ऑर्डर ऑफ एसेट्स या ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी, अगर मैं बात करूं परमानेंसी के बेसिस पे, तो परमानेंसी के बेसिस पे लीस्ट लिक्विड एसेट्स, कौन से, लीस्ट, ठीक है। जैसे कि गुडविल, क्या गुडविल बिजनेस की बहुत जल्दी बिक सकती है, नहीं। अगर बिजनेस की गुडविल बिकी जाएगी तो बिजनेस कहां बचेगा बेटा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कोई भी बिजनेस अपनी गुडविल तुरंत ही नहीं बेच सकता, उसको बेचने में समय लगता है। उसको बेचने में समय लगता है कि मैं अपनी गुडविल को बेच दूं। जैसे कि आपके अभी आपने पीछे सुना होगा एक कंपनी थी बिग बाजार, क्या वो अपने आप में तुरंत बिक गई, नहीं बिकी। क्यों नहीं बिकी, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या, मार्केट में एक्चुअल में जो गुडविल थी वो थी एक मॉल बिजनेस है। क्या बेटा, मॉल बिजनेस है। तो उसके कॉम्पिटिटर और भी सारे आ गए। जब और भी सारे आ गए तो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हो गए। जो ऑप्शन बहुत सारे हो गए तो जो गुडविल की वैल्यू है वो कैसी अपना पे, क्या फ्लैक्चुएट होगी, यस सर बिल्कुल होगी फ्लैक्चुएट। तो गुडविल क्या है अपना पे, एक अपना पे लीस्ट लिक्विड है। क्या है बेटा, अपना पे लीस्ट लिक्विड है। एंड देन उसके बाद बताया गया इज फर्स्ट, यहां पे क्या होगा, हमेशा फर्स्ट पे शो होगा। लेकिन मोस्ट लिक्विड, जो बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। बिल्कुल उसका हम लास्ट में दिखाते हैं। ओके सर, नेक्स्ट हम बात इसके बेसिस पे भी कि यहाँ पे क्या है अपना पे कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी या लिक्विड का मतलब क्या है, जो चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं क्या, लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड का मतलब तो पानी होता है, लेकिन वैसे पानी यहाँ पे नहीं है बेटा। यहाँ पे सिंपल सा बोला गया, वाटर की जगह पे यहाँ पे बोला गया सिंपल कि जो चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, मींस टू से वो लिक्विड, अपना पे क्या पे लिक्विड है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, जैसे कि कैश, ये पहले लिखा जाएगा, शो फर्स्ट, एंड देन उसके बाद लीस्ट लिक्विड, जो कम लिक्विड है, जो बिल्कुल ना के बराबर लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड। जैसे कि गुडविल नहीं बिक सकती तुरंत ही, ठीक है, बहुत रेयर केस है अगर बिक जाती है तो उस केस में उसको लास्ट में, वो क्या अपना पे लास्ट में लिखी जाती है। तो ये किस बेसिस पे, लिक्विडिटी के बेसिस पे। जबकि ये किसके बेसिस पे, परमानेंट के बेसिस पे, मतलब जो चीजें फिक्स रहेंगी, जो चीज ऐसे अपने आप पे फिक्स रहेंगी उसे यहाँ पे हम लोग शो करेंगे परमानेंट है अपना आप पे। यस सर, तो जो चीज परमानेंट है, जो चीज फिक्स्ड है, उसे आप स्टार्टिंग में लिखो, और जो चीज लिक्विड है उसे आप एंड में लिखो। यहाँ पे क्या है, जो चीज लिक्विड है उसे आप पहले लिखो, और जो आपके पास परमानेंट है उसे बिल्कुल एंड में लिखो। तो लिक्विडिटी के बेसिस पे, जबकि ये परमानेंसी के बेसिस पे, मतलब परमानेंट के बेसिस पे है। यस सर, ये तो आपका हो गया एसेट्स। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, लायबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। तो जो चीज अभी हमने एसेट्स के केस में सीखी है, सेम चीज अप्लाई होती है लायबिलिटी के केसेस में भी। ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं परमानेंट, लीस्ट अर्जेंट पेमेंट मेड, जैसे कैपिटल, शो फर्स्ट, मतलब जो कि आपको बहुत ही रेयरली, लीस्ट मतलब जो आपको पेमेंट करनी है तो वो अपना पे क्या, लीस्ट अर्जेंट, मतलब जो लीस्ट अर्जेंट है उस पेमेंट को आप फर्स्ट में लिखो। जो बिल्कुल जैसे कि मान के चलिए जब बिजनेस बंद होगा, कभी भी अगर मान के चलते बिजनेस बंद होता है तो सबसे लास्ट में आप पेमेंट किसको देते हो, सबसे लास्ट में ओनर को पैसे मिलते हैं। तो जैसे कि अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बात की अभी कि लीस्ट अर्जेंट पेमेंट टू मेड कैपिटल, जैसे कैपिटल के बारे में एग्जांपल दिया गया है, शो फर्स्ट एंड मोस्ट अर्जेंट पेमेंट्स, मोस्ट अर्जेंट, ठीक है, मोस्ट अर्जेंट पेमेंट मेड
जिसमें हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स, इनको हम लास्ट में शो करते हैं। मतलब जो जल्दी जल्दी पेमेंट करनी है मुझे, जिनको जल्दी पेमेंट करनी है उनको मैं लास्ट में लिख रहा हूं, लेकिन जिनको हम लोग को बाद में पेमेंट करनी है, बिल्कुल लास्ट में जाकर पेमेंट करनी है, उनको हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखते हैं। उनको कहां लिखते हैं हम लोग? स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो जो चीजें यहाँ पे क्या है, परमानेंट बेसिस पे, किस बेसिस पे? परमानेंट के बेसिस पे, जो उनकी परमानेंस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड के बेसिस पे। लिक्विड के बेसिस पे, तो लिक्विडिटी के बेसिस पे जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा बेटा। मोस्ट अर्जेंट पेमेंट मेड फर्स्ट एंड लीस्ट अर्जेंट पेमेंट शो इन लास्ट, इनको लास्ट में शो करेंगे। सिंपल सा है। यस सर। तो ये बेटा अभी अभी हम लोगों ने बात की कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस के बेसिस पे और ऑर्डर के बेसिस पे। तो सर यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी का जो कैश में कन्वर्जन हो रहा है, एसेट्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर मैंने जो बहुत लेट कैश में कन्वर्ट होते हैं अगर उनको मैं लिखा रहा हूं पहले, और जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं उनको लिखा रहा हूं लास्ट में, तो सर वो आपका है परमानेंट बेसिस पे। लेकिन लिक्विडिटी के बेसिस का मतलब क्या है, जो चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसको स्टार्टिंग में दिखाएंगे, जो एंड में होगी उसको लास्ट में दिखाएंगे। वहीं हम बात करते हैं क्या, लायबिलिटी के बेसिस पे। लायबिलिटी भी क्या अपने आप पे, लायबिलिटी केस में भी सही है, मेरा सेम मेरा पूरा यही कि अगर मान के चलिए जैसे ओनर की कैपिटल है वो बिल्कुल एंड में पे होती है, तो उसको स्टार्टिंग में दिखाओ, परमानेंस है। और जो चीज जल्दी जल्दी पे करनी है, जैसे क्रिएटर को पेमेंट करनी है आपको, जिसने मुझे सामान उधार पे दिया है, तो वो अपना पे लास्ट में शो होगा। जस्ट इसका वाइस वर्सा यहाँ पे आपको शो करना है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो ये चीजें अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को समझा है। ठीक है? यस सर। ओके बच्चे, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हम लोगों ने जो है अब बैलेंस शीट के बारे में प्रॉपर वे में नॉलेज ले ली है कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमें इसको शो करना होता है। बैलेंस शीट का मतलब सिंपल सा ये नहीं है बेटा कि जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि बैलेंस शीट का मतलब ये है कि बस इसमें उठा के चीजों को पुट कर दो, नहीं। बैलेंस शीट को भी हम लोग एक ऑर्डर वाइज देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो सर उस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान दे पाओ तो बेटर है, अगर नहीं ध्यान दे पाते हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा। ठीक है? बट आपको इतना पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर जब हम चीजों को लिखते हैं तो उसका एक क्या है, ग्रुपिंग ऑर्डर होता है, साथ साथ उसकी एक मार्शलिंग होती है, मतलब एक अरेंजमेंट होती है। वो अरेंजमेंट आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा बैलेंस शीट को बनाते समय हमें इस चीज को, पैटर्न को फॉलो करना है, चाहे मैं उसको परमानेंसी के बेसिस पे लूं, चाहे मैं उसको लिक्विड के बेसिस पे लूं। दोनों में से कोई भी एक बेस को आप अडॉप्ट करके अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हो। यही टॉपिक है आज का बेटा हमारा, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की और पूरी तरीके से उसको समझा भी है कि बैलेंस शीट को बनाते समय कौन कौन सी गाइडलाइन को हमें फॉलो करना होता है, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलूंगा, जब भी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को करेंगे बेटा, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के केस के अंदर हमें वहां पे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं अक्सर। रीजन क्या उसके पीछे, क्योंकि बैलेंस शीट का पूरा क्वेश्चन करना है। लेकिन जब कभी भी आप कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, वहां पे होता है। लेकिन अभी जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीखते हैं तो उसमें आप इस चीज को फॉलो नहीं करते। बुक्स के अंदर ये चीजें ऑर्डर वाइज ही आपको दे रखी होंगी, लेकिन जो आप खुद क्वेश्चन करोगे तो खुद आप कोई भी एसेट्स को कहीं पर भी लिख करके अपना, पर लिखना उसको एसेट साइड में ही है, लिखना उसको लायबिलिटी साइड में है। अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में, एसेट है तो एसेट साइड में। ठीक है? यस सर। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी है कि हाँ इसको हम कर सकते हैं, बट आपको थ्योरेटिकली इसका ध्यान रखना है कि अच्छा इसका मतलब ये चीज है। जब भी हम बैलेंस शीट को बनाएंगे तो उसके दो ऑर्डर है अपने आप पे, एक परमानेंसी के बेसिस पे और एक लिक्विड के बेसिस पे। ठीक है? परमानेंसी के बेसिस पे वो एसेट्स पहले आएंगे जो परमानेंट नेचर के हैं, लिक्विड एसेट्स बिल्कुल एंड में आएंगे। वहीं बात करें हम लोग लायबिलिटी के बेसिस पे, तो जो लायबिलिटी परमानेंट है उसको स्टार्टिंग में दिखाएंगे, जो लायबिलिटी लिक्विड है मतलब बहुत जल्दी उसे आपको पे करना है उसे आप एंड में दिखाओगे। यह है परमानेंस के बेसिस पे। लिक्विड के बेसिस पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, लिक्विड के बेसिस जस्ट का अपोजिट हो जाता है। ठीक है? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे।